जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ साथ राज्य मानव अधिकार आयोग के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं सेशन को। यूनिट 10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एमसीक्यूज। चलिए तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है पहले 5 साल होता था, लेकिन अब कितना हो गया है? अब हो गया है 3 वर्ष। ठीक, आपको ध्यान होगा दोस्तों कि एनएचआरसी एक्ट में, एनएचआरसी मैं शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। ठीक, एनएचआरसी एक्ट 1993 में क्या हुआ? 2019 में संशोधन हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2019 में संशोधन हुआ और इस संशोधन में क्या हुआ? इस संशोधन में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष और 70 साल तक हुआ करता था, उसको अब क्या कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि तक। ठीक, मतलब 70 साल की उम्र तक या 3 वर्ष की अवधि तक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक, या पूरा हम देखें तो 3 वर्ष या 70 साल की एज तक होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति में, जो समिति होती है, निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष? चलिए फटाफट आप लोग अपने आंसर्स करिएगा। फटाफट आपको आंसर्स करना है कि कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने से पहले एक चयन समिति जो होती है, जो नाम रिकमेंड करती है, तो चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। अब इस चयन समिति में कौन होता है? तो देख लेते हैं। इस चयन समिति में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इस चयन समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के साथ लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ लोकसभा अध्यक्ष भी इस समिति में होंगे, जो क्या होंगे? सदस्य होंगे। फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होंगे, लोकसभा विपक्ष नेता। ठीक, फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्यसभा का सभापति ना होके क्या होगा? राज्यसभा का उपसभापति भी इसका सदस्य होगा, राज्यसभा का उपसभापति भी इसका सदस्य होगा। फिर राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी इसका क्या होगा? सदस्य होगा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी इस समिति का सदस्य होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक, तो ये जो हम नाम देख रहे हैं, ये जो नाम है, ये क्या है? ये इस समिति के सदस्य हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, इस समिति में, ठीक, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई की यदि चाहे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कर सकता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश को
शामिल कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर सकता है। तो बस इतना एक बार ध्यान रखिएगा कि एनएचआरसी में जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को चयन समिति नाम रिकमेंड करती है। और उस चयन समिति में कौन कौन होता है तो ध्यान रखना है हमको, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होंगे, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में चयन समिति में शामिल होते हैं। फिर लोकसभा में आप देख लो तो लोकसभा में अध्यक्ष और विपक्ष का नेता दोनों होते हैं। फिर राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा में सभापति पे कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा में उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक, तो ये क्या हो गए, इसके सदस्य हो गए। लेकिन इन सदस्यों के अलावा भी यदि सीजीआई से परामर्श कर लिया जाए तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का कोई चीफ जज क्या कर सकता है, इसमें सदस्य के रूप में शामिल कर सकता है। चलिए तो वापस लौटते हैं इस पे। क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता। तो जैसे अभी हमने देखा कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता ये शामिल होगा, ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता इसमें शामिल होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी शामिल होगा। शामिल नहीं होगा तो कौन हो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होने वाला है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में क्या किया गया, एक्ट में 2019 में एक्ट में क्या किया गया, संशोधन किया गया, एक्ट में संशोधन किया गया। और इस आयोग में क्या हुआ, चाहे बात करें हम अध्यक्ष की या बात करें हम सदस्यों की, इनके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ, तो इनके कार्यकाल को कर दिया गया 3 वर्ष या 70 साल की आयु तक, 3 वर्ष या 70 साल की आयु तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सिविल सोसाइटी के कितने सदस्य होते हैं, 2, 3, 4 या 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सिविल सोसाइटी के सदस्य कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। कमेंट्स में अपना आंसर दें। ठीक है, 5 2 बार हो गया है, यहां पे 7 कर लीजिएगा। ठीक, 7। ठीक है, 1 मिनट। या 7। ठीक है, कितने होते हैं, या 7। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं हम इसकी संरचना की, एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एनएचआरसी की यदि हम बात करें तो एनएचआरसी की संरचना बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। एनएचआरसी की संरचना में यदि हम देखें तो क्या एक अध्यक्ष होंगे, फिर 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 5 पूर्णकालिक सदस्य के बाद 7 पदेन सदस्य होंगे, 7 पदेन सदस्य होंगे, और इसके बाद एक महासचिव होगा, एक महासचिव होगा। ठीक, ध्यान दीजिए, एक महासचिव होगा, एक महासचिव होंगे, एक महासचिव होंगे, एक महासचिव होंगे। ठीक, अब यहां ध्यान देना है कि ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके लिए जो योग्यता है वो योग्यता क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा इधर पे जो एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अन्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश वाला कॉन्सेप्ट है ये भी 2019 के संशोधन में जोड़ा गया। 2019 के पहले व्यवस्था केवल इतनी थी कि जो एनएचआरसी का अध्यक्ष है वो हमेशा रिटायर्ड सीजेआई ही बनेगा, लेकिन 2019 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और ये भी प्रावधान जोड़ा गया कि अब रिटायर्ड सीजेआई के साथ साथ कोई जजेस भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। चलिए फिर इसके बाद कर लेते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य की। तो इसमें एक जो होगा
वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक होगा जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक। और तीन जो इसमें हैं वो कौन होंगे? सिविल सोसाइटी के सदस्य होंगे तीन। इसमें दो चीजें याद रखना है, एक कि इन तीन में जो है, जिनमें एक महिला सदस्य क्या है? एक महिला सदस्य अनिवार्य है, जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है। और कई बार बच्चों अपन कंफ्यूज होते हैं कि सिविल सोसाइटी का मतलब क्या? तो सिविल सोसाइटी का मतलब ऐसे लोग जिन्हें मानव अधिकार के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान हो और पर्याप्त अनुभव हो, वैसे व्यक्तियों को। तो तीन वैसे व्यक्ति होंगे सिविल सोसाइटी में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन दोनों को कवर करके है या था, ठीक है या था लिख रहा हूं मैं इन दोनों को कवर करके। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, इसका मतलब जो है कि जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या तो रहा हो या अभी वर्तमान में है, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश या तो रहा हो या अभी वर्तमान में है, और तीन सिविल सोसाइटी। फिर इसके बाद पदेन सदस्य की यदि बात करें तो पदेन सदस्य में अगर आप लिख रहे हैं या नोट कर रहे हैं तो ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, कि पदेन सदस्य में एक अल्पसंख्यक लिखना है आपको, पदेन सदस्य में एक अल्पसंख्यक, फिर एक एससी आयोग, ठीक। ये अल्पसंख्यक आयोग है, एक अल्पसंख्यक, एक एससी आयोग, एक एसटी आयोग, एक एसटी आयोग और एक महिला आयोग। ये चीज़ आपको लिखना है, महिला आयोग, ठीक। फिर कलर का चेंज हमने बदला, ठीक है, कलर का जो पेन का जो कलर है वो हम बदल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लेके आ रहे हैं? ओबीसी आयोग, फिर उसके बाद बाल संरक्षण आयोग, ओबीसी आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ओबीसी आयोग, बाल संरक्षण आयोग, और उसके बाद दिव्यांग जनों के आयुक्त, ठीक, ध्यान रखना है, दिव्यांग जनों के आयुक्त, दिव्यांग जनों के क्या? आयुक्त। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये जो भी हमने लिखा है, जैसे पहला हमने लिखा है तो अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आयुक्त, ये अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, और दिव्यांग जनों के जो आयुक्त हैं वो सब क्या रहेंगे? इसके पदेन सदस्य रहेंगे। और एक महासचिव रहेगा जो भारत सचिव की रैंक का होगा, ठीक। तो ये क्लियर है, ये संरचना आने वाले कई प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएगी और इजी मददगार साबित होगी। चलिए तो वापस लौटते हैं हम इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सिविल सोसाइटी के कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अभी हमने देखा कि सिविल सोसाइटी के 3 लोग रहेंगे जो कि पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे, और 3 में भी क्या अनिवार्यता है कि एक महिला होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस धारा के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है? धारा 3, धारा 21, धारा 30 या धारा 31, ठीक। तो देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की यदि हम बात करें, जो 1993 में संसद द्वारा पारित हुआ है, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें कुल जो अध्याय हैं, तो कुल अध्याय कितने हैं इसमें? 8, ठीक। और जो धाराएं हैं तो कुल धाराएं कितनी हैं इसमें? 43, ठीक। कुल धाराएं जो इसमें कितनी है? 43। अब ध्यान रखिएगा, सारी की सारी धाराएं हमें याद नहीं करना है, कुछ प्रमुख धाराएं हमें याद करना है। जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाती है किस धारा के तहत, मतलब इस एक्ट की कौन सी धारा के तहत मानव अधिकार न्यायालय का क्या किया जाता है? स्थापना, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 3। धारा 3 की यदि हम बात करें तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन की बात की गई है, ठीक है, धारा 3 में, ठीक है। धारा 21 की यदि हम बात करें तो धारा 21 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन की बात कही गई है, ठीक।
ठीक है। और धारा 31 की यदि हम बात करें 31 की, तो इसमें विशेष लोक अभियोजक की बात कही गई है। विशेष लोक अभियोजक की क्या कही गई है, इसमें बात कही गई है। ठीक है। अब बचा आपका धारा 30, तो धारा 30 आपका आंसर हो जाएगा कि इस एक्ट की धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय की क्या कही गई है, बात कही गई है। मानव अधिकार न्यायालय की क्या कही गई है, बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6? चलिए फटाफट कमेंट्स करिएगा। चलिए देख लेते हैं। धारा 3 में तो हमने अभी क्या देख लिया था, धारा 3 में हमने देख लिया था गठन। ठीक है। धारा 4 में हमने क्या देखा, धारा 4 में है इसके नियुक्ति। धारा 5 में इसकी क्या है, त्यागपत्र। धारा 5 में इसका त्यागपत्र। और धारा 6 में जो है वो इन की क्या है, पदावधि। धारा पदावधि। ठीक। तो गठन तो आपको ध्यान है। ठीक है, गठन है इसका धारा 3 में। नियुक्ति की यदि बात करें तो चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा होगी। त्यागपत्र की यदि बात करें तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और पदावधि की यदि बात करें तो 3 वर्ष या 70 साल की आयु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। ठीक। धारा 4 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से एक चयन समिति द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर होती है। चलिए ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? अगला आपका क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है वो 12 अक्टूबर 1993। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, ठीक है, एक्ट की धारा किसके तहत इसका गठन हो रहा है, किसके तहत इसका गठन हो रहा है, धारा 3 के तहत इसका गठन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मूल अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? देखिए भाई दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें, ठीक, मूल अधिनियम में, मूल अधिनियम की बात कर रहे हैं कब, एक्ट 1993। ठीक। और हमने संशोधन की बात की थी। ठीक। एक्ट 1993 में जो पदेन सदस्य थे, एक्ट 1993 में जो पदेन सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 4। ठीक है। और 2019 के संशोधन के बाद, 2019 में जो इस एक्ट में संशोधन हुआ है, तो संशोधन के बाद यदि हम बात करें पदेन सदस्यों की संख्या कितनी रह गई हो गई है अब, तो पदेन सदस्यों की जो संख्या है, पदेन सदस्यों की जो अब संख्या है वो कितनी हो गई है, 7, मतलब 3 बढ़ गए हैं। ठीक। तो क्वेश्चंस जो इस तरीके से है कि मूल अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों में कौन शामिल नहीं है, मूल अधिनियम की बात हो रही। ठीक। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो यदि हम बात करें इनकी, तो ये मूल मूल अधिनियम में शामिल थे। ये जो जुड़े हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, ये कब जुड़े हैं, 2019 में संशोधन हुआ था। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद इनको जोड़ा गया है। यदि हम प्रीवियस उस पर देखें व्याख्या में, तो प्रीवियस व्याख्या में आपको स्पष्ट दिख जाएगा ये। ठीक है, कि जो मूल उसमें थे, अल्पसंख्यक थे, एससी कमीशन के अध्यक्ष थे, एसटी कमीशन के अध्यक्ष थे, महिला आयोग के अध्यक्ष थे, ओबीसी बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग जनों को कब जोड़ा गया, 2019 के संशोधन के बाद। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष थे वो 2019 के बाद इसके पदेन सदस्य कहलाए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस में आप सिली मिस्टेक करके आएंगे और 2 अंक से हाथ धो बैठेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के संदर्भ में आपको कौन सा कथन बताना है? ठीक। कौन सा कथन असत्य है बताना है। क्या बताना है? कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
पूर्णकालिक सदस्यों में एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। पदेन सदस्यों की संख्या 7 होगी, ये भी ठीक है, अभी हमने प्रीवियस ईयर पे वो जाके देखा प्रीवियस व्याख्या में, ठीक। सिविल सोसाइटी के सदस्यों में एक महिला सदस्य अनिवार्य है, ये भी है। अब से बचा क्या, बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन ये असत्य क्यों है, यदि हम बात करें कि ये असत्य क्यों है, तो ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। जो सिविल सोसाइटी में जो आयोग की संरचना में 5 पूर्णकालिक सदस्य थे, उसमें एक क्या था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जो या तो रिटायर्ड हो गया हो या अभी कार्यरत हो, ठीक। फिर एक हमने क्या पढ़ा था, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत है या रिटायर्ड है। अब यहाँ क्या लिखा है, पूर्णकालिक सदस्यों में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो यहाँ न्यायाधीश की जगह क्या होना चाहिए था, एक उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक। तो छोटे छोटे शब्दों में भी कभी कभी क्या हो जाता है कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है, कथन गलत हो जाता है। तो 9वें का जो आंसर आने वाला है आपका, 9वें का आंसर आने वाला है आपका क्या, बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पदच्युत करने की शक्ति किसके पास है, मतलब उनको पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, ठीक। यदि हम बात करें इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। यदि हम बात करें ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, ठीक। और यदि हम बात करें कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को, ठीक, केंद्र सरकार को देंगे, ठीक। और यदि इनको पद से हटाना है या पदच्युत करना है, तो पदच्युत इन्हें कौन करेगा, पदच्युत इन्हें करेंगे राष्ट्रपति। पदच्युत इन्हें कौन करेंगे, तो पदच्युत इन्हें करेंगे राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 10th का सी, राष्ट्रपति। 10th का राइट आंसर क्या होने वाला है, सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है, मतलब जो एक्ट हम देख रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसमें 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं, उसकी किस धारा में क्या विशेष लोक अभियोजक, उसकी किस धारा में विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है, ठीक। मैं बता दूं आपको कि धारा जो इसकी 12 है उसमें NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कृत्यों की बात की गई है, कर्तव्यों की बात की गई है, कार्यों की बात की गई है, ठीक। धारा जो 21 है उसको अभी हमने देखा था, धारा 21 में क्या है दोस्तों, तो धारा 21 में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन संबंधी प्रावधान है, ठीक। धारा 30 की यदि हम बात करें तो अभी हमने देखा था धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय की बात कही गई है धारा 30 में। और धारा 31 की यदि हम बात करें तो धारा 31 में क्या हो जाएगा, धारा 31 में हो जाएगा विशेष लोक अभियोजक, जो कि आपके 11वें क्वेश्चन का क्या है, आंसर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन आप देखिएगा, किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, धारा 12, धारा 20, धारा 28 या धारा 30। चलिए फटाफट इसका कमेंट्स करिए, आंसर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। धारा 12 मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। धारा 12 में जो है वो क्या है, NHRC के कृत्य हैं, ठीक। धारा 30 में क्या है, तो धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय की बात की गई है, धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। फिर धारा 20 की यदि हम बात करें तो धारा 20 में क्या है, NHRC का प्रतिवेदन, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिवेदन की बात की गई है धारा 20 में। और धारा 28 में यदि हम बात करें तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रतिवेदन की बात की गई है, इसमें वार्षिक प्रतिवेदन भी है और विशेष प्रतिवेदन भी है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, ये किस धारा के तहत है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों धारा 20। क्लियर है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, धारा 20। चलिए बढ़ते हैं अब अगली क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, गैर वैधानिक आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ये तो कोई शब्दावली है ही नहीं, गैर वैधानिक। ठीक है, संवैधानिक निकाय कौन सा होगा? संवैधानिक निकाय होगा जो किसी ये मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, आप जाके देख सकते हैं उनको, जो किसी अनुच्छेद के तहत स्थापित हों, जो किसी अनुच्छेद के तहत स्थापित हों, जैसे 324 निर्वाचन आयोग, 324 निर्वाचन आयोग, ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक। ठीक है, निकाय। अब सांविधिक का क्या मतलब है? कि जो किसी एक्ट के थ्रू, जो किसी एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा क्या किया जाए? स्थापित हो। ठीक, स्थापित हो। ठीक, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांविधिक निकाय। ठीक, सांविधिक निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में शामिल नहीं है? मैंने अभी इसी सेशन में प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया है पूरी समिति के बारे में, आपको सिर्फ आंसर्स करना है फटाफट। ठीक, कि जो चयन समिति है, ठीक, एक्चुअल में यहाँ पे बात हो रही है नियुक्ति समिति का मतलब क्या? कि जिसकी रिकमेंडेशन पे नियुक्ति हो रही है। ठीक, तो चयन समिति है, तो यहाँ बात कर रहे हैं चयन समिति में कौन है? प्रधानमंत्री इसकी चयन समिति में रहते हैं। हाँ ठीक है, रहते हैं, अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं, हाँ ये भी सदस्य के रूप में रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं, ये भी सदस्य के रूप में रहते हैं। तो कौन नहीं है बताना है, कौन शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा सभापति। ठीक, क्योंकि जब मैं अभी से आपकी व्याख्या कर रहा था तो वहाँ भी मैं बता रहा था कि ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा का सभापति ना होके राज्यसभा का उपसभापति इस चयन समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा सभापति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को घटित होने के कितने समय बाद तक मामलों की जांच कर सकता है? आपके ऑप्शन है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो आयोग है वो कितने पुराने मामलों की जांच कर सकता है। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा से इस अवधि से अगर पुराने हो गए तो फिर आयोग की अधिकारिता से वो बाहर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन है 90 दिन, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है 1 वर्ष। ठीक, ध्यान दीजिएगा, NHRC की ये सीमाएं हैं। ठीक, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी सीमाएं क्या हैं? कि वो केवल 1 वर्ष पुराने मामलों की ही जांच करता है। अगर उससे ज़्यादा अवधि से पुराने मामले हो गए तो वो उसकी जांच के बाहर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यों की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यों में कौन सा नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध एवं प्रोत्साहन करना। ठीक, ये इसका कार्य है भाई। ठीक है, जेल का, अस्पताल का आदि का क्या करना? अन्वेषण, ये भी इसका कार्य है। आतंकवाद के कारणों की समीक्षा करना, ये भी इसका कार्य है। तो ये 3 तो इसके कार्य हैं। पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा ये नहीं दे सकता, केवल सरकार से सलाह कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पीड़ितों को खुद से आर्थिक मुआवजा नहीं देगा, बल्कि इसके लिए केवल क्या करेगा? इसके लिए केवल सरकार से सिफारिश कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने की पात्रता रखता है? ठीक, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें। जो हम बात कर रहे थे अभी किसकी? NHRC की। ठीक है, NHRC की हम बात कर रहे थे।
तो एनएचआरसी में अध्यक्ष पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बनने की पात्रता कौन रखता है? तो हमने अभी क्या देखा था कि 2019 के एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई ऑफ इंडिया या अन्य न्यायाधीश, दोनों क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, ठीक, दोनों के लिए कंडीशंस क्या रखी थी हमने कि ये सेवानिवृत्त होने चाहिए, ठीक, मतलब रिटायर्ड होने चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मतलब रिटायर्ड सीजेआई या अन्य रिटायर्ड जजेस भी इसके क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक, चलिए देखते हैं। वी नरहरि राव, ये तो क्या थे? फर्स्ट कैग थे। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये वर्तमान में कैग हैं, ठीक। फिर अरुण कुमार मिश्रा की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब एक नाम बचता है और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनाथ मिश्र क्या थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो राज्य मानवाधिकार आयोग में ध्यान रखिएगा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष सहित कुल कितने हो गए? 3। अध्यक्ष सहित कुल कितने हो गए? 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ठीक, कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हमें आंसर देना है आपको कि इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें कौन करता है। ठीक, देखिए राज्यपाल जो है वो इनकी क्या करेगा? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है, इनको पदच्युत करेगा, ठीक है, और इनका त्यागपत्र लेगा। ठीक, क्लियर है ये? ठीक है। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार को ये लोग प्रतिवेदन भी देंगे, ठीक, और सेवा शर्तों का निर्धारण भी करेंगे, सेवा शर्तों का निर्धारण भी करेंगे। अब जो 2 ऑप्शंस बचे हैं वो यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग में उनका कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति का या केंद्र सरकार का। ठीक, तो यहाँ सेवा शर्तों की बात की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अभी हमने बात की थी कि जो इनकी नियुक्ति करेगा उसी को ये क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 13 सितंबर 1995, 13 अक्टूबर 1995, 13 सितंबर 1993 या 13 अक्टूबर 1993? चलिए कमेंट्स करके इसमें आप अपना आंसर दीजिएगा कि कब इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? चलिए ध्यान दीजिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत क्या प्रावधान है? धारा 21 के तहत स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के गठन का प्रावधान है, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। यहाँ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये तो सभी राज्यों के लिए प्रावधान था धारा 21 में कि राज्य अपनी सुविधा अनुसार क्या करें? अपना अपना
स्तर पे राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर लें। तो मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 13 सितंबर 1995। कैसा है ये? 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। इनकी नियुक्ति करेंगे, कौन करेंगे? तो इनकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग की यदि हम बात करें, ठीक, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? सदस्यों की नियुक्ति तो ये करेंगे राज्यपाल महोदय। ठीक, लेकिन यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि इनकी नियुक्ति भी एक चयन समिति की रिकमेंडेशन पे होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब यदि देखें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करने वाली जो चयन समिति होती है उसमें कौन कौन रहते हैं, तो सेम उसी को क्या करना है, हमें कंपेयर करते हुए यहाँ लिख देना है। जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष के रूप में थे, तो यहाँ पे सीएम क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष के रूप में हो जाएंगे। ठीक, फिर वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष था, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष। फिर वहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, तो यहाँ विधानसभा में विपक्ष नेता होंगे। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हमने राज्यसभा की भी बात की थी, तो अभी यहाँ पे हर राज्यों में विधान परिषद हो या उच्च सदन हो, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं राज्य गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का प्रभारी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इस चयन समिति में सदस्य होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस चयन समिति में सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए विधान परिषद का अध्यक्ष लिख दिया, विधान परिषद का सभापति समझिएगा। ठीक, तो राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक बेसिक सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। वहां पे हम राज्यसभा के सभापति को न लेके किसको लेते हैं? उपसभापति को। और भारत के जिन राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद है, तो हम विधान परिषद में डायरेक्ट किसको ले लेते हैं? सभापति को। रीजन इसका सिर्फ ये है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि राज्य विधान परिषद में जो सभापति होता है वो राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से ही बनता है। ठीक, चलिए तो अब हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, 13 दिसंबर 1995 नियुक्ति हमने बता दी, समिति को भी इसको ध्यान देना है कि ये थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक, यदि हबीबुल्ला की बात करें तो ये फर्स्ट अध्यक्ष हैं। ठीक है, रंगनाथ मिश्र की बात करें तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्र की बात करें तो ये एनएचआरसी के क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, वहीं हम बात करें मनोहर ममतानी, तो मनोहर ममतानी जो हैं वो अभी क्या हैं? मनोहर ममतानी वर्तमान में
मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक, भले ही कार्यवाहक हैं पर अभी अध्यक्ष तो यही हैं, ठीक, कार्यवाहक हैं, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, मनोहर ममतानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने व्याख्या की है अच्छे से। हमें बताना है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, तो उस चयन समिति में कौन शामिल नहीं है ये हमको बताना है। चलिए तो देखिएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री तो शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में, ये हमने लिखा है, ठीक। फिर विधानसभा अध्यक्ष ये भी होते हैं, फिर विधान परिषद में विपक्ष का नेता ये भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल चयन समिति में शामिल ना होकर क्या करता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है चयन समिति की सिफारिश पर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है। अभी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष है और 2 क्या है सदस्य हैं, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। चलिए अब इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सृष्टि IAS के YouTube चैनल में जुड़े आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। लगातार आप लोग हमें ऐसा सपोर्ट करिएगा ताकि सृष्टि IAS की टीम लगातार दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत करे और एक इम्पॉर्टेंट MCQs को सीरीज को लगातार चले। 16 दिसंबर तक हम लोगों का लक्ष्य है, प्री के एक दिन पहले, प्री के एग्जाम के एक दिन पहले तक हम इसको लगातार लेके आते रहेंगे आप सबके लिए। चलिए अब मैं राम गोस्वामी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।